बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम लोग अपना लास्ट टॉपिक कवर कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 का, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाना है। तो इस टॉपिक की जो डेरिवेशन थी, ये जो थ्योरी कवर करानी थी, वो मैंने आपको करा दी है। तो आज की जो वीडियो है, ये जो सेगमेंट है हमारा, इसमें हम कवर करेंगे इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। तो ये न्यूमेरिकल वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन से हल होने, बाकी कुछ स्पेशल फार्मूले थे जो आपने ड्राइव किए थे, वो हम यूज़ कर लेंगे। पहले देख लेते हैं फार्मूले हैं क्या। तो पहला फार्मूला ये हमारे पास है कि अगर एक बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही हो एक इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, तो उसके एक्सेलरेशन के लिए ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन जीरो तो आप फ्रिक्शन जीरो पुट कर लें तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा हो जाएगा। तो कुछ टीचर डायरेक्ट ए जी इक्वल टू जी साइन थीटा लगवा देते हैं। तो मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ ओवर एम स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप ये फार्मूला यूज करें। फ्रिक्शन जीरो होगी तो आप इसको जीरो कर दें, तो वो खुद ब खुद ए इक्वल टू जी साइन थीटा बन जाएगा। फायदा इसका ये होता है कि ज़्यादा फार्मूला याद नहीं रखने पड़ते, और पेपर में कोई फार्मूला शीट तो गिवन नहीं होती, जैसे कि ओ ए के पेपर्स में होती है। अगर एक बॉडी अपवर्ड मूव कर रही हो, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे, और ये वो केस है जब कोई आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, ये बहुत कॉमन पेपर में आता है। तो इसके लिए फार्मूला होगा ए इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा प्लस एफ ओवर एम। ठीक है, अच्छा, ये मिलते जुलते फार्मूले हैं लेकिन एक जैसे नहीं है, ये एक नहीं है। जैसे ये अगर खोलेंगे तो ये जी साइन थीटा माइनस एफ ओवर एम है, ये है माइनस जी साइन थीटा माइनस एफ ओवर एम। ठीक है, तो ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ माइनस है तो इधर प्लस है, नहीं, बाहर माइनस भी है। ठीक है, अच्छा, ये मैंने अलग से स्टेट डिस्क्राइब कर दिया है, मैं बता देता हूँ पहले नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें, फिर जो अभी बात कर रहा हूँ कहता हूँ। अगर एक बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है इंक्लाइन प्लेन पे और आप फोर्स पी लगा रहे हो, पी एक एफ से मैंने नहीं कहा, कुछ लोग एफ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैं पी कह रहा हूँ फोर्स को, क्योंकि एफ यूजुअली हम एफ इक्वल टू एम ए में जो एफ होता है वो हम नेट फोर्स लेते हैं, जबकि पी वो फोर्स है जो हम एक्सर्ट कर रहे हैं। यानी एक गाड़ी अगर हम एक इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर लेके जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इंजन की फोर्स के थ्रू उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये इंजन की फोर्स है, ये नेट फोर्स नहीं है। तो मतलब सारी फोर्सेस का जब आप समेशन लें मोशन की डायरेक्शन में, तो जो नेट फोर्स आती है ये वो फोर्स नहीं है, बल्कि ये वो फोर्स है जो कि हम लगा रहे हैं, यानी एक एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये जब बॉडी ऊपर मूव कर रही होगी इंक्लाइन प्लेन पे और आप फोर्स एक अप्लाई कर रहे हैं किसी इंजन की, गाड़ी है तो इंजन की फोर्स है, साइकिलिस्ट है तो पेडलिंग कर रहा है तो ऊपर मूव कर रहा है, मोटरसाइकिल है तो उसमें भी इंजन की ताकत है। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज होगा। अच्छा, यहाँ पर पी जीरो कर दे तो यही बन जाएगा। तो चूंकि ये बहुत कॉमनली यूज होता है ये फार्मूला, तो इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि ये फार्मूला रख लेते हैं उसमें जीरो पुट कर देंगे, तो इसलिए मैंने कहा ये रख लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, इसको आप पढ़ें, फिर मैं खुद भी पढ़ता हूँ और ये सॉल्व करवाता हूँ। अच्छा, ये मैं आपको वाज़ेह बता दूं कि पेपर जब आएगा ना, पेपर में कहीं लिखा नहीं होगा कि इन प्लेन का न्यूमेरिकल है, आपको खुद पहचानना होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा पहचान करना भी सीखें। तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल में ये कह रहे हैं क्या साइक्लिस्ट इज गोइंग अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री विद अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एक साइक्लिस्ट है, एक साइकिल चलाने वाला बंदा है, एक साइकिल चला रहा है बंदा, वो एक स्लोप के ऊपर जा रहा है जो कि 30 डिग्री पे का है। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड उसकी 3.5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इफ ही स्टॉप्स पेडलिंग, अगर वो पेडलिंग रोक देता है, स्टॉप कर देता है पेडलिंग, हाउ मच डिस्टेंस विल बी मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा रेस्ट में आने से पहले। देखिए, वो जब पेडलिंग कर रहा है, जब तो फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन हमारी बात यहाँ पर जो शुरू हो रही है वो ये कह रहे हैं कि अगर वो पेडलिंग स्टॉप कर दे फिर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हमारी जो न्यूमेरिकल में जो हमारा जो सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, या जो जिस स्टेट को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो स्टार्ट तब होती है जब हम पेडलिंग स्टॉप करते हैं। तो ये वो केस है जिसमें जो है एक साइकिलिस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और पेडलिंग स्टॉप कर दी तो इंजन की फोर्स जीरो है, तो इसलिए वो थर्ड फार्मूला यूज करने में, सेकंड फार्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ये नहीं कहेंगे इंजन की फोर्स जीरो पुट चाहे कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं सेकंड वाले फार्मूले से कराता हूँ। ठीक है, अभी जो भी बात नहीं समझ में आई तो भी समझ में आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो हम डेटा बना लेते हैं। स्लोप यहाँ पर जो है 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री हो गया, और ये मूव कर रहा है 3.5 की स्पीड से, और पेडलिंग रोक देता है। फिर जब तक वो रेस्ट की हालत में उसकी साइकिल आएगी तो कितना डिस्टेंस कवर कर गई हमें निकालना है। तो वी आई ऑटोमेटिकली 3.5 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, अगर आप पीछे के न्यूमेरिकल्स आपने मेरे साथ किए हैं, उनकी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा बासानी के ये वी आई है। ठीक है, तो और फिर कह रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस विल ही मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना डिस्टेंस मूव करेगा रेस्ट में आने से पहले। तो फाइनल स्टेट रेस्ट की है तो वी एफ जीरो हो रही है। ठीक है,
अब हमारे पास जो है वो फ्रिक्शन कह रहे हैं नेग्लिजिबल है, तो फ्रिक्शन 0 ले ली हमने। अब रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पर, हमें डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा मेरे दोस्तों, मैंने आपसे लास्ट भी डिस्कस करता आ रहा हूँ कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमारे पास जो है ना, आज दोबारा कर लेता हूँ ये, क्योंकि आगे भी चैप्टर नंबर 4 में भी बात चलेगी। इक्वेशन ऑफ मोशन में 5 हमारे पास क्वांटिटीज है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। इन इक्वेशन ऑफ मोशंस के सॉल्यूशन के लिए 3 का पता होना लाजमी है, ठीक है। तो 3 पता हो तो 2 अननोन हो तो वो भी निकल जाती हैं, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पर इन न्यूमेरिकल्स में क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी आई गिवन है, वी एफ गिवन है, 2 की चीजें गिवन है। तो हम जाहिर सी बात है, जब हमारे पास एडिशनल डेटा गिवन होता है तो हम उस डेटा को देखते हैं और डेटा से हम तीसरी चीज हम निकाल रहे होते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन का न्यूमेरिकल है, इंक्लाइन प्लेन के लिए आपने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले ड्राइव किए हुए और वो फॉर्मूला ये यूज हो जाएगा। और आपको बिल्कुल वाज़ेह पता है इस बात का कि एक्सेलरेशन किस तरीके से निकलती है इंक्लाइन प्लेन के केस में, ठीक है। अच्छा ये बात भी माइंड में रखें कि अगर एडिशनल डेटा दिया हुआ है तो लाजमी नहीं है कि वो यूज हो। जैसे कि एक एग्जामिनर कभी कभी एडिशनल डेटा दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, उसकी जरूरत नहीं होती इस्तेमाल करने की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हमें जो डेटा है वही नामुकम्मल लग रहा है, तो ऐसी बात है हम मजीद डेटा फाइंड करेंगे। तो हमने जब डेटा देखेंगे तो ये 30 डिग्री स्लोप है, इंक्लाइन प्लेन का केस है, फ्रिक्शन 0 है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल एक्सेलरेशन निकालें। तो जब वी आई पता होगी, वी एफ पता होगी, एक्सेलरेशन पता होगी, तो फिर टाइम और डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं। टाइम आपसे पूछा नहीं गया, ठीक है, एक्सेलरेशन पूछी गई है। तो जब आपको वी आई पता होगी, वी एफ पता होगी और ए पता होगी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में दोबारा से लिखा हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आज इस्तेमाल होनी है सारी, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जरा सी नजर डालें, ठीक है, तो आपको वाज़े तौर पर नजर आ जाएगा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगनी है। तो मेरा आसान सा जो है तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मालूम करना हो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इनमें से, तो आप इन सबको खटखटा लें। अब मैं 2 को नहीं खटखटा रहा, आप खटखटा लीजिए। मैं इसको खटखटाया, मैंने उसको कहा कि भाई क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट दे सकते हो, तो उसने पूछा आप मुझे क्या दे सकते हैं। मैंने कहा मैं वी आई दे सकता हूँ, उसने कहा ठीक है, वी एफ दे सकता हूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन दे सकता हूँ, ठीक है, बचा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है तो यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले से खुद पूछ लिया करें। अब यहाँ पर इससे आप पूछें वी आई है, हाँ है, टी है, हाँ नहीं, टी नहीं है हमारे पास, ठीक है, एक्सेलरेशन है, तो टी नहीं है, टी तो हमें मालूम करना है ना, ये तो क्रॉस लगाने इस पर नहीं है ये। और डिस्प्लेसमेंट मुझे मालूम करना है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो जब तक टाइम नहीं लाओगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलेगी, ठीक है। तो या तो यहाँ से पहले टाइम निकालो इस इक्वेशन से, वी आई वी एफ ए पता है, फिर उसके बाद यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो 2 मरतबा सॉल्यूशन मैं क्यों करूँ, डायरेक्ट इससे निकाल लेता हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो भाई पिछली जो वीडियोज हैं, जो शुरू का लेक्चर है, जो इसमें पहले न्यूमेरिकल्स मैंने स्टार्ट किए हैं, वो आप जाके देखें, जो कि आपको मिल जाएंगे मोशन वन डायमेंशन के नाम से ना, तो वो देखें, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो उसी पे सारे बेस्ड है न्यूमेरिकल। अब आगे के न्यूमेरिकल देखें, बहुत आसान है, और उनका भी जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन का भी सिंपलेस्ट केस है, कोई कॉम्प्लेक्स केस नहीं है, ठीक है। तो आराम से हम क्या करें, पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लें, या फॉर्मूला रखें, जी रखें, थीटा रखें। जब थीटा रखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, फ्रिक्शन 0 हो गई, तो मास की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो मास दिया हुआ भी नहीं आप। तो इस तरह एक्सेलरेशन आ गई, आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, यहाँ से वैल्यूज पुट करें, आंसर निकाल लें, जस्ट डिस्प्लेसमेंट आ गई, इट्स दैट सिंपल। The engine of a motor car moving up 45 degree with a speed of 63 km/h stops working suddenly. How far it will move before coming to rest? एक इंजन है, मोटर कार का यानी गाड़ी का इंजन है, 45 डिग्री स्लोप पे मूव कर रहा है, स्पीड है 63 km/h, अचानक से रुक जाता है, बंद हो जाता है इंजन, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा रेस्ट मारने से पहले। सिंपल बात ये है कि यहाँ पर थीटा 45 डिग्री है, ठीक है, एक गाड़ी जो है वो मूव कर रही है ऊपर की तरफ, एक इंक्लाइन प्लेन में, स्लोप इंक्लाइन प्लेन ही होता है, तो ऊपर मूव कर रही है, 63 km/h से इंजन बंद हो जाता है। जब इंजन की फोर्स खत्म हो जाएगी, जाहिर सी बात है वो गाड़ी ऐसा सरकना शुरू हो जाएगी। तो आपने वो डिस्टेंस ट्रैवल कर निकालना है जब तक वो रेस्ट में आएगी, उस वक्त से जब उसका इंजन बंद हुआ। तो वी आई सिंपली 63 km/h है, आप कन्वर्ट कर लें इसको मीटर पर सेकेंड में, 63 km/h है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, आवर्स से सेकंड में जाने के लिए पहले आवर से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिनट से 60 में जाने के सेकंड में आने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 × 60 3600 होता है, तो आवर से सेकंड में आने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से। अब चूंकि ये डिनोमिनेटर में आवर है, इसी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है,
ठीक है, तो एक्चुअली डिवाइड हो गया, तो ये 17.5 आ गया। ठीक है, वी एफ 0 है, फ्रिक्शन 0 है, रिक्वायर्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है, पिछला पिछला पहले जैसा ही ये न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लें और वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा करा भी नहीं रहा, बस ये आपके सामने सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन पूरा दिखा के एक मतलब इसको एक नज़र देख लें, कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। वैल्यूज पुट करेंगे, ए आ गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली, एस आ गया। ठीक है जी, तीसरे न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड द डिस्टेंस द कार मूव इफ इट वेज 19600 न्यूटन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज 2000 न्यूटन। अच्छा, न्यूमेरिकल वही पिछला वाला है, लेकिन उसमें फ्रिक्शन आ गई है। पहले फ्रिक्शन 0 थी, अब फ्रिक्शन इन्होंने बता दी कितनी है, 2000 न्यूटन। साथ में उन्होंने वेट भी दिया है। पहले वाला जो डेटा है वो लिख लूं मैं। अब फ्रिक्शन पहले 0 थे, 2000 न्यूटन है, साथ में उन्होंने वेट भी दिया है। ठीक है, तो पहली बात ये है कि आपको पता है जब फ्रिक्शन के लिए जो फॉर्मूला हम एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, उसमें एफ नहीं होता, एफ और एम होता है। एफ के नीचे डिनोमिनेटर में एम भी होता है ना, तो मास आपको जब जैसे बात फ्रिक्शन होगी, तो फ्रिक्शन 0 होती थी पहले, एफ और एम था ना, तो आप यहाँ पर फ्रिक्शन 0 करते थे तो मास की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब आपको मास की जरूरत पड़ेगी। तो उन्हें मास तो नहीं दिया, वेट दे दिया, तो हमें कोई मसला नहीं है। वेट होता है mg, तो यहाँ से मास निकल जाएगा। बाकी वही वैसे ही जैसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व होगा, तो इसमें ये खास बात है। तो मास पहले निकाल लिया आपने, ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लें। ठीक है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, तो पहले के मुकाबले में कम डिस्प्लेसमेंट होगी। फ्रिक्शन फोर्स आ गई, फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो एक्सेलरेशन जो है ना बॉडी की, नेगेटिव एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले 0 आ रहा था ना, +0 हो रहा था, अब देखो +1 हो रहा है, तो इसलिए जो है ना एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड में बढ़ जाएगी, यानी मजीद कम हो जाएगी, नहीं इसको मजीद कम हो जाने कहेंगे, नेगेटिव में बढ़ जाएगी। तो ये वहाँ पर 19.310 मीटर, तो बेसिकली एक्सेलरेशन बढ़ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, जो असल इसका इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग बजाय ये कि ये मास निकालने के, कुछ लोग कहते हैं कि यार WmG होता है। ठीक है, तो m हो जाएगा W/g, तो वो F और m था ना, उसमें नीचे ही पुट कर लेते हैं डायरेक्ट W/g, जो कि बराबर हो जाता है Fg/W के। तो कुछ लोग ऐसे भी डायरेक्ट लिख लेते हैं, मैंने आपको अलग से करवा दिया। ठीक है, तो आपकी मर्जी अब जैसे चाहे करें, कुछ भी नहीं किया। F और m था ना, F या m निकाल लिया, W और g यहाँ पुट कर दिया, तो Fg और W बन गया। तो ऐसे भी कुछ लोग कर लेते हैं, ये स्टेप खा जाते हैं, खा जाए, आसान है। अगला न्यूमेरिकल, a car weighs 21560 Newton is moving on an inclined plane which rises 1 meter per every 10 meter with an acceleration of 1 meter per second square. If the friction force is 400 Newton, how much force is exerted by the engine of the car? तो घबराए नहीं, पहले मेरी बात सुने, पहले इस केस को पहचाने। पहली बात ये कि यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया इंक्लाइन प्लेन, तो इंक्लाइन प्लेन का केस है। ठीक है, गाड़ी का वेट बताया हुआ ठीक है, एक्सेलरेशन बताई हुई ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी बताई हुई, ये भी ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन ऑफ द कार। कार ऊपर मूव कर रही है इंक्लाइन प्लेन पे, तो कितनी क्या फोर्स है इंजन की, अगर ये सारा डेटा है ये हमें निकालना है। तो कोई मसला नहीं, वहाँ पर फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, जिसमें आपके पास जो है ना फोर्स के इंजन को भी इसमें ऑपरेट किया हुआ हमने, तो वहां से हमारे पास निकाल लेंगे। लेकिन जरा गौर करें, यहाँ पर थीटा नहीं दिया हुआ, लेकिन एक अलग से इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये कह रहे हैं कि जब इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहे हैं ना, कार वेइंग 21560 न्यूटन इज मूविंग अप ऑन इंक्लाइन प्लेन विच राइजेस 1 मीटर पर एवरी 10 मीटर, यानी हर 10 मीटर ट्रेवल करने के बाद जो है ना आपके पास जो इंक्लाइन प्लेन है वो 1 मीटर राइज हो जाता है। क्या मतलब कि देखें, ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, तो जैसे ही आप जो है ना 10 मीटर का फासला ट्रैवल करते हो ना, इस तरीके से जब आप जो है ना 10 मीटर ट्रैवल करोगे, तो यहां पर जो इंक्लाइन प्लेन राइज होगा ना, वो कितना राइज होगा, 1 मीटर राइज होगा। 20 मीटर चलोगे तो यहाँ पर ये 2 मीटर राइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं डायग्राम की पिक्चर में बना लूं, तो देखें आपके पास जब आप यहाँ से 10 मीटर चलेंगे तो यहाँ से 1 मीटर का इंक्रीज आएगा। तो इस तरह का इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर मैं देखूं तो ये साइड हाइपोटेन्यूस बन जाएगी। हाइपोटेन्यूस राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, और एंगल थीटा हम यहाँ ले रहे होते हैं, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये 10 हो गया, ये 1 हो गया। अच्छा, आपको पता है ना
कि पहले डेटा लिख लूँ, आपकी याद हो तो डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मुझे पता है जो कमी है ना वो थीटा की है, पहले थीटा के चक्कर में पढ़ना है। अब रिक्वायर्ड मुझे क्या है, पी इंजन की फोर्स। अच्छा देखिए, आप लोगों ने एक बात गौर की होगी, चले उस बात को करने से पहले मैं जरा एक बात करूं। यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज गिवन है और आपको साइन थीटा थीटा निकालना है। तो यहाँ पर एक बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड पता हो और आपको एंगल निकालना हो तो उसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हैं, जिसमें से हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आपको पता है साइड में से। तो आप हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर पता है तो वो रेशियो यूज करेंगे, इसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आता है और वो है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। और अगर गौर करो तो हमें थीटा की जरूरत नहीं होती बल्कि साइन थीटा की जरूरत होती है। थीटा पुट करके हम साइन थीटा निकालते हैं। तो यहां पर हम बजाय ये कि हम थीटा निकालें, यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज रख के साइन थीटा निकालें, फिर थीटा निकालें साइन इनवर्स करके, हमें तो यहाँ पर साइन थीटा पुट करना है तो साइन थीटा ही रख लेंगे, ठीक है। तो ये वैसे ही न्यूमेरिकल है, बस फर्क क्या है देखो। अब मेरी जरा गौर सुनो, अब जो थोड़े एक चीज तो ये थी कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर गिवन था, आप इसके थ्रू साइन थीटा निकाल लोगे, थीटा का तो मसला हल हो गया। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या था। वेट गिवन है, एक तरह से हमारे पास साइन थीटा आ गया, एक्सेलरेशन गिवन है, फ्रिक्शन गिवन है। हमें क्या निकालना है, वो फोर्स निकालनी है जिससे गाड़ी ऊपर जा रही है, ठीक है। तो जब एक इंक्लाइनल प्लेन पे बॉडी अपवर्ड मूव कर रही हो तो एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से निकालते हैं। इसमें P अगर हम देखें तो P वो फोर्स है जो कि इंजन एक्सर्ट कर रहा है, या साइकिलिस्ट है तो वो जो पैडलिंग करके जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो वाली फोर्स होती है। तो यहाँ पर कार के इंजन की जो फोर्स है वो P है। तो एक्सेलरेशन गिवन है, फ्रिक्शन मैं रख लूंगा, G मैं रख लूंगा, साइन थीटा मैं कैलकुलेट करके रख लूंगा, मास की बात है, मास वेट के थ्रू निकल जाएगा, तो ये सब फॉर्मूला आराम से हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले मास आता है तो मास निकाल लिया, वेट के थ्रू साइन थीटा आता है, साइन थीटा कैलकुलेट कर लिया। अब P निकाल लें, आप वैल्यूज पुट कर लें, जस्ट सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले किया क्या, देखो यार कि न्यूमेरिकल जो भी सॉल्व करना होता है ना तो उसके लिए ना बड़ा आसान सा तरीका होता है। क्या तरीका होता है, देखो हमारे पास हमें पता है कि इंक्लाइंड प्लेन के केस में हमारे पास ये एक फॉर्मूला होगा जब एक गाड़ी अपवर्ड मूव कर रही है इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है। तो मुझे पता लग गया ये फॉर्मूला होगा। अब यहां पर पहली चीज ये कि फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन गिवन है, ठीक है, ये मसला हो गया हल। मास हमें चाहिए तो वेट से निकल जाएगा, ये भी हल हो गया। जी हमें पता है, साइन थीटा की बात है, साइन थीटा भी हमने निकाल ली, ये भी हल हो गया, ठीक है। बचा एक्सेलरेशन हमें पता है तो P हम निकाल लेंगे। अब जो चीजें फॉर एग्जांपल मैं शुरू करता हूँ, मास नहीं पता मैंने मास पहले निकालना है, साइन थीटा नहीं पता साइन थीटा मुझे निकालना है, ठीक है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है ना उससे हम पीछे की तरफ आ रहे होते हैं। यानी इस केस के लिए मुझे जो है ना साइन थीटा भी चाहिए था और मास भी चाहिए था पहले, तो मैंने पहले निकाल लिया। तो हमारी नजर जो होती है ना, देखिए अब आप चूंकि आगे फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट हैं और आपने अच्छा खासा पढ़ भी लिया है अभी, या एक बड़ा चैप्टर आप एंड पे खड़े हैं उसके, तो अब आप समझ जाए कि न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी होती है, आप एंड फॉर्मूले को देख रहे होते हो, यार ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला खुद बता रहा होता है, देखो इस फॉर्मूले खुद बताएगा कि मुझे मास चाहिए, तो मास कैसे निकलेगा, आपने देखा कि वेट गिवन है, वेट से मास निकल जाएगा। इस तरह ये साइन थीटा चाहिए या साइन थीटा चाहिए तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इंफॉर्मेशन आपने यूज कर ली। तो ये होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो आपने फॉर्मूले को देख के ना बस परखना होता है क्या लगाना है हमने, मतलब कोई फॉर्मूला कोई मुश्किल चीज थोड़ी है, बस थोड़ा सा एक कहीं कहीं दिमाग लगाना पड़ता है जहां पर डेटा थोड़ा सा मिक्स हुआ होता है या थोड़ा सा मुश्किल होता है या उसको थोड़ा फॉर्म में लेके आना होता है। बाकी तो ये सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं। ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बैठे बैठे ऐसी कैलकुलेटर पे कर लेंगे। यकीन करें जब मेरा फर्स्ट ईयर का पेपर था ना, एक दिन गैप था, तो पहले दिन आके मैं सो गया, ठीक है, ज़्यादा मूड नहीं था पढ़ने का। अगले दिन बैठा हूँ तो 3 घंटे में तैयारी कर ली और यकीन करें फर्स्ट ईयर के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने किए बैठ के, बुक वाले नहीं, सारे जितने पास पेपर वगैरह थे। लेकिन ये आज बहुत 10 साल पहले की बात है, उससे ज़्यादा की, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपना फर्स्ट ईयर का पेपर कर लिया, क्यों सब चीज़ें फिंगर टिप पे आ गई थी। तो ये प्रैक्टिस होती है, तो प्रैक्टिस कर ले आप और समझ जितनी अच्छी डबल बच्चे की बात ना हो मैं आपको, समझ आपकी ज़्यादा हो ना, मतलब आप माइंड आपका शार्प हो, माइंड को आप शार्प कर लें, उसको माइंड में रिपीट कर करके ये ऐसे 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 करना है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। बस हाँ फॉर कैलकुलेशन आती हो आपको, बाकी तो आसान है। अब अच्छा 5वां न्यूमेरिकल है, अब उसको देखते हैं और आप उसको पढ़ें और आप गौर करें कैसे होगा ये। अभी मैं आपके ऊपर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो अब एंड में मैं आपको एक इम्तिहान है, ठीक है, देखें।
अ कार वेइंग 9800 न्यूटन, एक कार जिसका वेट 9800 न्यूटन है, वो मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 2000 न्यूटन, हाउ फास्ट इज द कार मूविंग व्हेन इट हैज ट्रेवल्ड 60 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, हमें ये निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, ठीक है। और अब आप थोड़ा सा इसको गौर करें कैसे सॉल्व होगा। पहली बात जो मैं यहां पर इस न्यूमेरिकल को लाके समझाना चाहता हूं वो है परसेप्शन। अब आपने चूंकि इंक्लाइन प्लेन की न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं ना आप, और अगर आपकी तवज्जो है तो आपका भी दिमाग इंक्लाइन प्लेन की तरफ चल रहा होगा, उसके फॉर्मूले की तरफ चल रहा होगा। हालांकि मैंने जानबूझ के यहाँ पर ये न्यूमेरिकल डाला है, ये इंक्लाइन प्लेन का फॉर्मूला नहीं है। और इत्तेफाक की बात है कि इस मरतबा जो मैंने जिस स्कीम से पढ़ा है इसमें ये टॉपिक मैंने एंड पे पढ़ाया, हालांकि इंक्लाइन प्लेन मैं पहले पढ़ा देता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एंड पे मैं पढ़ाऊँ, कुछ क्लासेस में मैं एंड पे पढ़ाता हूँ, कुछ क्लासेस में बीच पे पढ़ा देता हूँ, फ्रिक्शन का टॉपिक कवर करा देता हूँ, उसके बाद मैं इंक्लाइन प्लेन पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन का न्यूमेरिकल नहीं है, पहली बात मैं आपको बताऊँ। तो यही होता है पेपर में, होता क्या है स्टूडेंट जब पहली नज़र में ना, और ये एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट होते हैं वो ठक न्यूमेरिकल देखते हैं और सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। डेरिवेशन देखी और डेरिवेशन शुरू कर दी और डेरिवेशन एंड में छोड़ दिया, पेपर घर में आके पढ़ा तो देखा उसके साथ कोई डेफिनेशन नहीं पूछी हुई थी डेरिवेशन के साथ। तो ये जल्दबाजी का नतीजा होता है। इसी तरीके से जब स्टूडेंट शुरू में ही बस अभी न्यूमेरिकल सामने ही आता है तो वो अपने दिमाग में जो है ना कोई केस सामने ले आता है कि यार ये इंक्लाइन प्लेन का या मोमेंटम का या उसके ये फला टॉपिक का ना न्यूमेरिकल है, तो उसका दिमाग वहीं चल रहा होता है और वो न्यूमेरिकल गलत कर जाता है। इसलिए पहले न्यूमेरिकल को देखो, न्यूमेरिकल को पढ़ो और फिर न्यूमेरिकल को समझो, फिर अपना दिमाग चलाओ कि कहाँ कैसे सॉल्व होगा। तो पहले ही दिमाग चलाना आप शुरू ना कर दें, पहले आप समझें। इस तरह आप जब पढ़ रहे होते हैं, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, अब आप पहले मेरी बात सुनेंगे समझेंगे ना उसको, ये थोड़ी कि बस अपना खुद ही एक परसेप्शन बनाया और उसके तहत मेरी बात को आप सुनेंगे आप तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। पहले आप अपना दिमाग फ्री करके न्यूमेरिकल को पढ़ें, फिर उसके बाद स्टार्ट करें। पहली बात ये कहीं यहाँ पर तस्करा नहीं हुआ कि ये इंक्लाइन प्लेन का केस है, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन का तो ये हरगिज भी केस नहीं है, ठीक है। वाज़े है कि इंक्लाइन प्लेन का केस नहीं है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं मिटा लूँ फिर उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। तो जब यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन का केस है ही नहीं तो अब इंक्लाइन प्लेन को अपने माइंड से निकाल लें। अब थोड़ा सा गौर करें कि इन्होंने क्या दिया हुआ हमें और क्या बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक कार है जिसका वेट 9800 न्यूटन है, तो वेट गिवन है, मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, मूव कर रही है। इफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 2000 न्यूटन, अगर फ्रिक्शन फोर्स 2000 न्यूटन है तो हाउ फास्ट इज द कार मूविंग व्हेन इट हैज ट्रैवल 60 मीटर, तो किस स्पीड से कार ट्रैवल कर रही होगी जब हमारे पास जो है वो 60 मीटर ट्रैवल कर जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इसकी का वेट गिवन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। अभी यार इस डेटा को छोड़ें और मेरी तरफ देखें और इस बोर्ड की तरफ देखें जिसमें मैं लिख रहा हूँ। थोड़ा सा आप एनालाइज करें इसको। तो ये बॉडी है, ठीक है, कार है, ठीक है, ये मूव कर रही है। किसी और केस से भी सॉल्व हो सकता है लेकिन मैं जिस केस से सॉल्व कर रहा हूं उसको देखें आप। अब ये क्या है इसके ऊपर, पहली बात ये कि इसके ऊपर कोई इंजन की फोर्स, कोई ऐसी फोर्स मौजूद नहीं है, ठीक है, बात समझे आप। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स मौजूद है। फर्ज करें ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है इसकी, यही गाड़ी थोड़ा सा अगर बनने में थोड़ा सा शेप डिफरेंट हो जाए तो ये मत समझिए कि अलग अलग है। अभी ये 25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, 25 सही है ना, हाँ, और फाइनल वेलोसिटी आपको यहाँ पर निकालनी है। और इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ 60 मीटर, ये मैंने ऐसी ना फिगर बना ली। तो अगर आप चाहते हैं थोड़े एक एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा सा एक इंप्रेशन डालना चाहते हैं तो अपने न्यूमेरिकल की फिगर ही बना लिया करें। ऐसे न्यूमेरिकल सारे कर लिया, एंड में कोई फिगर भी बना दी, टाइम बच गया तो उससे अच्छा इंप्रेशन आ जाता है। तो ये 60 मिनट ट्रैवल किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो फोर्सेस का अगर हम एनालिसिस करें तो एक वेट की फोर्स है और रिएक्शन की फोर्स होगी। तो वो मैं इसको नहीं लिख रहा, डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करें तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है, इस तरीके से गाड़ी मूव कर रही है। और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स 2000 न्यूटन है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट टू, यहाँ बना ले यहाँ बना ले, तो वेक्टर है, आप चाहे यहाँ बना ले चाहे वहां बना ले। ये जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स 2000 न्यूटन है, ठीक है। जो एफ है ना वो 2000 न्यूटन है। अब चूंकि यहां पर अगर आप फोर्सेस का सम करें
तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहते हैं ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो फोर्सेस होती थी, नेट फोर्स निकालने के लिए करते थे माइनस अपोजिट टू, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसे निकालते थे ना। नेट फोर्स में कहते थे डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो फोर्स है माइनस अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन जो फोर्स है आप निकाल लें। तो यहां पर देख लें डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई फोर्स ही नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स है और ऐसे ऐसे एक्सर्ट होगी और बॉडी की वेलोसिटी कम हो जाएगी, यहां तक कि जीरो हो जाएगी। लेकिन अभी जीरो नहीं कर रहे हैं, इस 60 मीटर की बात पूछ रहे हैं, तो जब तक हो सकता है वेलोसिटी जीरो ना हो, तो हम ऐसे करते थे। आज ये डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई फोर्स नहीं, तो ये जीरो है, तो जो अपोजिट फोर्स है वो फ्रिक्शन की फोर्स है। तो इस फॉर्मूले के तहत जो है ना वो माइनस एफ है, हो जाएगा एफ इक्वल टू माइनस एफ। कैसे? डायरेक्शन ऑफ मोशन तो जीरो हो गया, अपोजिट टू द मोशन ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, अपोजिट टू द मोशन ये डायरेक्शन है, इसमें एक ही फोर्स है फ्रिक्शन की और वो 2000 न्यूटन है, तो इस तरीके से ये माइनस 2000 हो गई। ठीक है, तो एफ कितनी हो गई? माइनस 2000 न्यूटन। ठीक है, तो ये वो कॉन्सेप्ट है, इसकी जरिए मैं आपको समझाया। ये न्यूमेरिकल मैं शुरू में भी करा सकता था, जब मैं कृष्णा मोशन पढ़ा वहां पर जब मैं पढ़ाता था तो आपको बड़ा आसानी से समझाया। जैसे शुरू में हम जरा ज्यादा कोर्स में जो शुरू कवर कराते हैं, बहुत ज्यादा लोड हम अप्लाई नहीं करते क्योंकि पहले ही लोड बहुत होता है समझने का। तो देखो उस वक्त समझाने के लिए सिर्फ यही बात काफी थी कि हमारे पास जो फोर्स है ना, फ्रिक्शन की फोर्स क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो नेगेटिव साइन लगाया और 2000 लिख दिया, तो फोर्स कितना हो गया? माइनस 2000 न्यूटन। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आपके फोर्स फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो माइनस लगाया अपोजिट डायरेक्शन का और 2000 मैंने लिख दिया, तो फोर्स हो गई माइनस 2000 न्यूटन। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, और कोई फोर्स है ही नहीं, तो इसलिए कोई और फोर्स का तस्करा करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप फ्रिक्शन की वो नेगेटिव थी। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर इंजन की फोर्स मौजूद होती तो आपको इंजन की फोर्स माइनस ही 2000 करना पड़ता। ठीक है, और स्पेशली मैंने यहाँ पर लाके हमारे के लिए इसलिए समझाया है कि थोड़ा सा इंजन की फोर्स जब एक्सर्ट हो रही होती है वो वाला सिनेरियो भी आ जाए, क्योंकि ये ऐसे न्यूमेरिकल है कि मैंने का नहीं पता कि कौन सा सिनेरियो पेपर में दे दे, इसलिए थोड़ा सा आपको पॉलिश करने के लिए ना ये मैं यहाँ पर करवाता हूँ कि इंक्लाइन प्लेन के बाद थोड़ा इंजन की फोर्स का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाता है और फोर्सेस का एनालिसिस भी हो जाता है ना कि कैसे फोर्सेस को माइनस करते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ मोशन की फोर्स और अपोजिट फोर्स को माइनस कर रहे हो। तो अब आपके लिए कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल। ठीक है, क्यों? VI पता है, S पता है, दो चीजें पता है। ठीक है, तीसरी चीज निकालनी है, तो वेट और फोर्स दी हुई है। वेट से तो आप मास ही निकाल सकते हैं और फोर्स आपको पता है F होता है ma के बराबर, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो VI, S और A पता होगा तो VF निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो पहली चीज तो ये वेट से तो मास निकल जाएगा, और वेट से जब मास निकल जाएगा तो यहाँ से फोर्स पता है, मास निकल गया तो एक्सेलरेशन निकल जाएगी। एक्सेलरेशन VI और S पता है तो VF निकालने के लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, जैसे कि लास्ट न्यूमेरिकल में लगवाई थी। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, मास निकाल लिया, फिर रिटार्डिंग फोर्स के थ्रू हमने एक्सेलरेशन निकाल ली। तो ये लिखा हुआ कैलकुलेशन ऑफ रिटार्डिंग फोर्स, गलत लिखा हुआ, गलती से लिख दिया है ना, कॉपी किया होगा इस हेडिंग को, तो रिटार्डिंग फोर्स कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन है। ठीक है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन कर सकते हैं आप, फोर्स नहीं हुआ एक्सेलरेशन हुआ। फिर हमने क्या निकालना है, देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन गलत दिखा हुआ है, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ VF है। ठीक है, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी निकालने आप, ये वेलोसिटी आपकी फाइनल निकल गई, आपको न्यूमेरिकल हो गया। तो इन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप थोड़े बहुत पॉलिश हो जाने चाहिए था आपको ना, कम से कम इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह लगाना है, कैसे इनसे निपटना है, ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था। बाकी कुछ मखसूस केसेस हैं जिनको हमने समझना होता है। शुरू में आपको याद होगा कि वो कार वेटिंग एट सिंगल वाले न्यूमेरिकल था, और एक क्लिफ वाले न्यूमेरिकल से बॉल ऊपर गई छूट गई, या ऊपर एक हाइट से फेंकी, या हेलीकॉप्टर ने पैकेज ऑफ राशन ड्रॉप किया। वो कुछ केसेस हैं, 2 4 6 3 चीजें हैं, ये 5 चीजें हैं। वैसे तो बहुत लंबी वीडियो नहीं, बहुत लंबा सिलसिला चला इस चैप्टर के दौरान, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसमें अगर आप गौर करें वो 5 6 चीजें उन पर बस अबूर हासिल करना है, बाकी हमारे पास तो चैप्टर आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो एक ही चीज है जो रिपीट हो रही है बार बार, तो वो उन चीजों पे जो थोड़ी सी अपने अंदर कंसंट्रेशन रखती हैं, ठीक है, तो उनको जरा थोड़ा सा आप समझ लें तो आपके लिए चैप्टर आसान हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है, हमेशा मैं आपके तवज्जुह से गुजारिश करता हूँ कि भाई इस चैनल को जो है ना वो आप आगे बढ़ाएं। आपके तवज्जुह से मैं चाहता हूँ चैनल आगे बढ़े, ताकि उन स्टूडेंट्स तक ये चैनल पहुँचे जो कि अच्छा समझना चाहते हैं या
अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस पढ़ नहीं पा रहे, तो ये मसाइल हैं जिनके साथ उन तक ये चैनल पहुंचे। बाकी आप जो पढ़ सकते भी हैं या अफोर्ड भी कर सकते हैं, उनके लिए भी ये चैनल बहुत अच्छा रिसोर्स है। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब ये हमारे क्लासेस एंड हो जाएंगी और ये कोर्स कवर हो जाएगा, फिर और आप जब इस पर जब अबूर हासिल कर लेंगे फिर आप याद रखेंगे। मुझे पता है मैं कुछ जगहों पे पढ़ाते हुए जो है ना आपको लगता होगा कि एक्सप्लेन हमें चीज़ समझ में नहीं आई, तो वहाँ मैं कहता हूँ वीडियोस पीछे रिवाइंड करके देख लें। तो मकसद असल में होता ये है कि जब आप लोग ये वीडियोस देख रहे होते हैं, आपको जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मैं कंसंट्रेशन को या डाइल्यूट नहीं करता, आसान नहीं बनाता। मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि मैं उसी तरीके से जैसी चीज़ है मैं आप तक करने करूँ, ताकि आपके अंदर अच्छा और रियल कॉन्सेप्ट डेवलप हो। हालांकि उसको भी मैं कहानी बना के आसान करके समझा सकता हूँ, लेकिन मैं उसके कंसंट्रेशन को, उस कंटेंट की कंसंट्रेशन को डाइल्यूट नहीं करता। हालांकि आज की क्लास देखिए कितने आराम से, कितने सुकून से मैंने आपको पढ़ाया। तो छोटा था और बार फिर भी मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाया, तो मैं इसी तरह पढ़ा सकता हूँ आपको। इन वीडियोस बढ़ जाएंगी, टाइम बढ़ जाएगा और मुश्किल भी आएगी, ठीक है। तो इसके बाद मुझे याद नहीं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।